हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का 18th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिजाइन क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होती है, उसके टूल्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें से हम लोगों ने डीएफडी, ईआरडी, डेटा डिक्शनरी को जो है कवर किया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन ट्री के बारे में कि ये होता क्या है, इसको यूज कहाँ पे किया जाता है, और साथ ही साथ इसके कुछ हम एग्जांपल्स को कवर अप करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बिना एग्जांपल्स के समझना मींस बस उसकी डेफिनेशन को रट लेने जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीजन टेबल, और उसके अलावा इसके हम कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ एग्जांपल्स को भी कवर अप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम डिसीजन ट्री से। पहला पॉइंट कह रहा है डिसीजन ट्री इज अ ग्राफ which uses branching method in order to display all possible outcomes of any decision। डिसीजन ट्री एक तरह का ग्राफ है जो ब्रांचिंग मेथड्स को यूज करता है। ब्रांचिंग मेथड क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक नोड होता है, उसके नीचे दो नोड्स और जुड़े होते हैं, फिर इन नोड्स के नीचे भी छोटे छोटे दो नोड्स और जुड़ जाते हैं। ठीक है, नोड कह लें या ब्लॉक कह लें, कुछ भी कह लें, तो ऐसा होता है ना, गुच्छा जैसे होता है। तो गुच्छा क्या होता है, ब्रांचेज ही होती है ना एक तरह से। ठीक है, तो डिसीजन ट्री भी एक तरह का ऐसा ग्राफ है जो ब्रांचिंग मेथड को, इसी तरह के मेथड को यूज करता है डेटा को दिखाने के लिए, या आप कह सकते हैं डिस्प्ले ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये डिस्प्ले करता है हर तरह के पॉसिबल आउटकम्स किसी भी डिसीजन के। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके सामने एक कंडीशन रख दी गई है। अब आपको उस कंडीशन के बिहाफ पे एक डिसीजन लेना है। अब उस डिसीजन के क्या आउटकम हो सकते हैं, आप ये चीज सोचते हो अपने मन में, तभी उस काम को करने लगते हो। वरना अगर आपको लगता है कि उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा तो आप उसके काम को नहीं करते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से डिसीजन ट्री भी यही करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी काम होने वाला होता है, एक कंडीशन रख दी जाती है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में होता क्या है कि एक डिसीजन लेना होता है। उसके जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे कि हम मान लीजिए उसको काम करें या काम ना करें, तो उसके क्या नतीजे होंगे, उन सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट करना एक ग्राफिकल मेथड में, उसी को कहते हैं हम डिसीजन ट्री। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग लॉजिक इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एंड करस्पॉन्डिंग एक्शंस टेकन। यानी कि ये हमें हेल्प करता है प्रोसेसिंग लॉजिक यानी कि कोई दिमाग, किसी चीज में दिमाग लगाने में। ठीक है, कि हम इसको लेकर क्या डिसीजन ले सकते हैं। कोई कंडीशन आपके सामने रख दी गई तो उसको लेकर क्या डिसीजन ले, डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है, और उसके रिगार्डिंग क्या एक्शंस हमें लेने चाहिए उस कंडीशन को लेकर। ठीक है, वो सारी चीज़ों में हमारी ये हेल्प करेगा, और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं, क्या आउटकम्स होंगे, उन सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में और एक ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। अभी आगे जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज अ डायग्राम दैट शोज कंडीशंस एंड देयर अल्टरनेटिव एक्शंस विद इन हॉरिजॉन्टल ट्री फ्रेमवर्क। इट मीन्स कि ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें आप मल्टीपल कंडीशंस को देख सकते हैं और उसके रिगार्डिंग मल्टीपल एक्शंस जो आपको लेना है, उन सारी चीजों को यहाँ पे नोट डाउन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव एक्शंस का मतलब ये है कि एक कंडीशन को लेकर आप ढेर सारे एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, उनमें से किसी एक एक्शन को आप लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑल्टरनेटिव एक्शंस। तो मल्टीपल कंडीशंस के रिगार्डिंग मल्टीपल एक्शंस को यहाँ पर हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विद इन हॉरिजॉन्टल ट्री फ्रेमवर्क। का मतलब ये है कि जैसे जो हमारा ब्रांचिंग होती है वो टॉप टू डाउन होती है। एक नोड होता है, उससे नीचे दो नोड जुड़ जाते हैं, फिर उसके नीचे दो नोड जुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चीजें लेफ्ट टू राइट चलती हैं। एक कंडीशन दी है, बाकी चीजें जो भी उससे एक्शंस रिगार्डिंग जो भी जुड़े हैं, ठीक है, उनको हम राइट साइड लिखते हैं नोड बना के। इसको अभी हम जब एग्जांपल में दिखाएंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट हेल्प्स एनालिस्ट टू कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस एंड आइडेंटिफाइज द एक्यूरेट डिसीजन दैट मस्ट बी मेड। ये एनालिस्ट की, जो सिस्टम एनालिस्ट होता है हमारा, उसकी हेल्प करता है कि कितनी नंबर ऑफ डिसीजंस एक कंडीशन को लेकर हो सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और कौन सा एक्यूरेट डिसीजन हमें लेना चाहिए जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या हमारी फर्म को फायदा हो। तो डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो मान लेते हैं कि डॉक्टर का एक क्लिनिक है। ठीक है, अब वहां पे पेशेंट को दिखाने के लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अगर पेशेंट की एज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यानी कि वो 10 साल के जितना है, 10 साल से छोटा है या 10 साल का है। दूसरी कंडीशन है कि अगर वो 10 साल से बड़ा है लेकिन 40 जितना है, ठीक है, 40 साल तक का है, अगर 11 से लेके 40 साल के बीच का है, तो एक कंडीशन ये दी हुई है। ठीक है, और लास्ट कंडीशन की बात करें कि अगर उसकी एज ग्रेटर देन 40 है, यानी कि वो 40 साल से बड़ा है, तो ये 3 कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, इनके बिहाफ पे डॉक्टर जो है चेक करेगा। तो अब पहला सिनेरियो ये ले लेते हैं कि मान लीजिए पेशेंट की एज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यानी कि वो 10 साल से छोटा है या 10 साल का है। ठीक है, तो हमने कहा कि डॉक्टर कोई भी फीस नहीं लेगा। ठीक है, तो ये पहला डिसीजन हो गया कि डॉक्टर फीस नहीं लेगा। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की कि मान लीजिए कि एज जो पेशेंट की है वो ग्रेटर देन 40 है, यानी कि वो 40 साल से ज्यादा है। ठीक है, तो हमने कहा कि उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जो डॉक्टर की क्लिनिक है वहां पे 10% डिस्काउंट मिलेगा।
ठीक है। अब बात करते हैं बीच वाली कंडीशन की, जहाँ पे एज 10 से ज़्यादा होनी चाहिए और 40 जितनी होनी चाहिए, यानी कि 11 साल से लेके 40 साल के बीच की है। ठीक है। तब क्या होगा कि अगर इस उम्र का जो पेशेंट है वो आया तो क्या होगा। तो हमने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन है तो चेक करना कि क्या वो रेगुलर है, यानी कि रेगुलर पेशेंट है, आता रहता है। अगर नहीं है तो उससे फुल फीस ली जाएगी, अगर है तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो ये देखिए, ये रहा एक डिसीजन ट्री। ठीक है, जहां पर हमने किया क्या कि मल्टीपल कंडीशंस आपको दी, उसके बिहाफ पर क्या एक्शंस लिया जा रहा है वो हमने दिखाया। ठीक है। ये तो रियल लाइफ एग्जांपल हो गया एक छोटा सा, कि आपको बस समझाने के लिए कि यहाँ पे मल्टीपल डिसीजंस बन रहे हैं, उसके रिगार्डिंग क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं। ठीक है। जैसे हमने कहा कि एक कंडीशन रख दी कि एज ग्रेटर देन 40 है, तो डिसीजन लिया गया कि 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। डॉक्टर ये चार्ट देखकर या पेशेंट ये चार्ट देखकर समझ जाएगा कि उसे 10% डिस्काउंट मिलेगा या 5% डिस्काउंट मिलेगा, या उसे फीस देनी है या उसे फीस नहीं देनी है। ठीक है। तो चाहे पेशेंट हो चाहे डॉक्टर हो, उन दोनों के लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। अब नॉर्मली क्या होगा कि डॉक्टर को बार बार ये चीज़ समझानी पड़ सकती है, हो सकता है कि कभी फीस ली जा रही है, कभी नहीं ली जा रही है, कभी डिस्काउंट दिया जा रहा है, कभी जो है डिस्काउंट कम दिया जा रहा है, कभी ज़्यादा दिया जा रहा। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में ये चार्ट हमारा हेल्प कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं इसको, अगर हम टेक्निकल लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी वेबसाइट पर गए, ठीक है, जहां पर यूजर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम दिया है कि आपको वहां पे जाके रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। तो मान लीजिए जब आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले क्या चेक होगा कि आप एक रजिस्टर्ड यूजर हैं, आपने पहले इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया। ठीक है। अगर आपने किया होगा, ठीक है, यस, तो आपका ईमेल हम वेरीफाइड है या नहीं है वो चेक करेंगे। ठीक है। अक्सर होता है ना कि आप जब भी रजिस्टर करते हैं किसी वेबसाइट पे तो आपके ईमेल पर एक लिंक आता है, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका ईमेल वेरीफाइड हो जाता है या अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि आपने रजिस्टर नहीं किया। ठीक है। अगर रजिस्टर किया तो ईमेल वेरीफाइड चेक करेंगे। ठीक है। अगर नहीं किया तो क्या होगा, हम यहाँ पे आपको एक अलर्ट दिखा देंगे कि आप जाइए पहले रजिस्टर कीजिए। ठीक है। और यहीं से आपको हम बाहर कर देंगे। अब मान लीजिए कि आप रजिस्टर्ड यूजर हैं, ठीक है, तो आपका हम ईमेल वेरीफाइड है या नहीं ये चेक करेंगे। तो अगर आपका ईमेल वेरीफाइड होगा तभी हम आपका जो पासवर्ड आपने इंटर किया है वो चेक करेंगे, वरना हम आपको फिर यहाँ पे एक अलर्ट दिखा देंगे कि आप जाइए पहले ईमेल को वेरीफाई कीजिए। ठीक है। अपने ईमेल बॉक्स पर जाइए और जाके अपना वेरिफिकेशन कीजिए। ठीक है। उसके बाद आइएगा। फिर अब मान लीजिए कि आपने वेरीफाइड किया है तो हमने पासवर्ड चेक किया। अब पासवर्ड चेक करेंगे, अगर वो सही हुआ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपने पासवर्ड दिया था वही हुआ, तो हम आपको लॉगिन करा देंगे सिस्टम में, सिस्टम के अंदर जाने देंगे आपको। वरना हम आपको यहाँ पे एक अलर्ट दिखा देंगे और बता देंगे कि आपने जो पासवर्ड लिखा है वो इनकरेक्ट है। तो ये रहा एक टेक्निकल एग्जांपल डिसीजन ट्री का। देखिए ये हॉरिजॉन्टल ट्री फ्रेमवर्क में काम कर रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट चल रहा है, टॉप टू बॉटम नहीं आ रहा है ये। ठीक है। ये खासियत है डिसीजन ट्री की। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप एक डेवलपर हैं जिसको यूजर लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना है, तो ये जो कंसेप्ट दिया हुआ है आप यही फॉलो करोगे। ठीक है। इसी के हिसाब से कंडीशंस को चेक करोगे और डिसीजन को लोगे। ठीक है। तो ये चीज क्या है, एक टेक्निकल एग्जांपल हो गई। अब डिसीजन ट्री के बिहाफ पर इस सिस्टम को आप डेवलप भी कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसीजन टेबल की। तो पहला पॉइंट कह रहा है डिसीजन टेबल इज जस्ट अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कंडीशंस एंड एक्शंस। ये बिल्कुल डिसीजन ट्री के जैसा ही होता है, बस इसमें फर्क ये होता है कि ये उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। जैसे डिसीजन ट्री में हम ब्रांचिंग मेथड को यूज कर रहे थे, डायग्राम को यूज कर रहे थे रिप्रेजेंट करने के लिए जो कंडीशंस होती थी और एक्शंस होते थे ना, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेबल को यूज करते हैं। ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशंस और उसके रिगार्डिंग जो भी एक्शंस हम ले सकते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ प्रिसाइज मैनर विच इज इजिली अंडरस्टैंडेबल। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक प्रिसाइज मैनर में रिप्रेजेंट करता है। प्रिसाइज यानी कि स्मॉल। ठीक है। यानी कि एक टेबल के फॉर्म में हम एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, डिसीजन मेकिंग को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वी कैन डिराइव डिसीजन टेबल फ्रॉम डिसीजन ट्री, यानी कि हम डिसीजन ट्री की हेल्प से एक डिसीजन टेबल को भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट हेल्प्स टेस्टर्स टू सर्च द इफेक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इनपुट्स एंड अदर सॉफ्टवेयर स्टेट्स दैट मस्ट करेक्टली इंप्लीमेंट बिजनेस रूल्स। यानी कि ये जो सिस्टम एनालिस्ट होता है या टेस्टर्स होते हैं उनकी हेल्प करता है कि अलग अलग इनपुट को ट्राई अप करना, या कह सकते हैं आप अलग अलग एक्शंस को लेना। ठीक है। ऐड अप करना, एक कंडीशन के रिगार्डिंग मल्टीपल एक्शंस को हम ऐड अप करते जाते हैं। ठीक है। जिससे जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे होते हो या जो भी आपने टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके स्टेट को चेक कर सकें कि किस डिसीजन को हमें लेना चाहिए, जिससे जो हमारा सॉफ्टवेयर है या हमारा जो बिजनेस है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग वो अच्छे से सेटअप हो जाए और हमारे बिजनेस को या सॉफ्टवेयर को ग्रो करने में हेल्प करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन टेबल। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। पहला कंपोनेंट होता है हमारा कंडीशन स्टब।
इट इज द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट विच लिस्ट ऑल द कंडीशंस टू बी चेक्ड। ठीक है, ये असल में एक टेबल होती है, उसमें 4 क्वाड्रेंट बना दीजिए, या आप कह सकते हैं एक टेबल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। तो अपर लेफ्ट यानी कि टॉप से लेफ्ट साइड वाला, ये अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट होता है जहां पे जितनी भी कंडीशंस हमें चेक करानी है, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस दी हुई हैं यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, टेबल को 4 हिस्से में डिवाइड किया और लेफ्ट साइड से जो टॉप वाला हिस्सा है वहां पर हम ढेर सारी कंडीशंस को लिख देंगे जो भी हमें चेक करानी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शन स्टब की। इट इज द लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट विच लिस्ट ऑल द एक्शंस टू बी कैरीड आउट टू मीट सच कंडीशंस, यानी कि कंडीशन के बिहाफ पर क्या क्या एक्शंस आप ले सकते हो उसको यहाँ पर हम लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट पे नीचे साइड पे लिखते हैं। ठीक है, ऊपर हमने कंडीशंस लिख दी, सारी कंडीशंस के नाम हम लिख दिए। ठीक है, नीचे हमने एक्शंस क्या क्या लिख सकते हैं वो लिख दिए। नेक्स्ट है हमारा कंडीशन एंट्री। इट इज द अपर राइट क्वाड्रेंट विच प्रोवाइड्स आंसर टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द कंडीशन स्टब क्वाड्रेंट, यानी कि जो कंडीशन स्टब वाला क्वाड्रेंट था, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उनके आंसर्स को या उसके बिहाफ पे किस किस कंडीशन को हमें चेक करना है वो हम राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे पहली कंडीशन चेक करनी हो या दूसरी कंडीशन चेक करनी हो तो उसको यहाँ पर हम अपर राइट क्वाड्रेंट में दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम टिक मार्क लगाते हैं, इसको अभी हम एग्जाम्पल में आपको दिखाएंगे। लास्ट है हमारा एक्शन एंट्री। इट इज द लोअर राइट क्वाड्रेंट विच प्रोवाइड्स द एप्रोप्रिएट एक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द आंसर्स टू द कंडीशन इन द कंडीशन एंट्री क्वाड्रेंट। इट मीन्स कि यहाँ पर हम एक्शंस को टिक मार्क करते हैं। ठीक है, एक्शन एंट्री में हम करते क्या है कि देखिए जैसे कंडीशन दी हुई है कंडीशन स्टब में, उसके बिहाफ पर हमने कंडीशन एंट्री पे जो है टिक मार्क लगाया। ठीक है, कि हाँ ये कंडीशन ट्रू है या ये कंडीशन फॉल्स है या ये कंडीशन ट्रू होंगी तब एक्शन क्या लेना है। ठीक है, उसके बिहाफ पर हम एक्शन स्टब के हिसाब से यहाँ पर जो एक्शन एंट्री होती है राइट साइड में उसमें हम टिक मार्क करते हैं कि हाँ इन 2 कंडीशंस या इन 3 कंडीशंस के सही होने पर हम ये एक्शन लेंगे। ठीक है, तो एक्शन एंट्री में आप कह सकते हैं इन सिंपल वे कि एक्शंस जो भी आप ले सकते हो उसको आप टिक मार्क करते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एक यूजर लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है मान लीजिए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक डिसीजन टेबल हमने ये बना ली। अब सबसे पहले चारों क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। तो ये जो कंडीशन दी है, यूजर नेम और पासवर्ड इसके नीचे दिया है। ठीक है, ये हमारा कंडीशन स्टब है जहां पर हमने कंडीशंस दी हुई हैं, और इसके राइट में क्या दिया है हमारा कंडीशन एंट्री है कि कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, और उसके बाद कंडीशन स्टब के नीचे दिया है हमारा एक्शन स्टब कि एक्शन के नाम पे हमें क्या मिल रहा है, हमने कहा आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने एक्शंस लिखे हुए हैं सारे। ठीक, और इसके राइट में जो एरर लॉगिन दिया है ये हमारा एक्शन एंट्री है कि एक्शंस हमें क्या मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले रूल 1 की, या आप कह सकते हैं कंडीशन एंट्री 1 की। ठीक है, तो हमने कहा पहला सिनेरियो ये है कि कंडीशन में हमने यूजर नेम और पासवर्ड कंडीशन एंट्री में हमने फॉल्स कर दिया यानी कि गलत दिया है, तो हमें आउटपुट के नाम पे क्या मिलेगा, हमें एरर मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, रूल 2 या कंडीशन 2 की। ठीक है, तो कंडीशन एंट्री 2 में हमने कहा कि यूजर नेम हमने सही दिया है, ट्रू दिया है, और पासवर्ड हमने फॉल्स दे दिया है, गलत दिया है, तो हमें क्या मिला आउटपुट के तौर पे, एरर मिली एक। नेक्स्ट है हमारा कंडीशन 3, आप कह सकते हैं सिनेरियो 3 या रूल 3। ठीक है, यहाँ पर हमने यूजर नेम फॉल्स दे दिया, गलत दे दिया, लेकिन हमने पासवर्ड सही दिया, तब भी हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्शन के नाम पे एरर देखने को मिलेगी। और लास्ट सिनेरियो की हम बात करें रूल 4 या कंडीशन एंट्री 4 की, तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही है तो हम सिस्टम में लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से यूजर लॉगिन एंड रजिस्टर सिस्टम का जो डिसीजन टेबल है वो ये है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डिसीजन ट्री देखा था इसका। ठीक है, तो वहां पे हम उसको बना रहे थे, यहाँ पर हम सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक काम करते हैं, वो जो डॉक्टर की क्लिनिक वाला एग्जाम्पल हमने लिया था यहाँ पर उसको भी कंसिडर कर लेते हैं एक बारी, और इसका जो डिसीजन टेबल होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट की, जो कि हमारा कंडीशन स्टब। यहाँ पर हमने कंडीशन के रिगार्डिंग जो भी एंट्री हो सकती है वो सारी चीजें लिख दी है, जैसे कि एज लेस देन इक्वल्स टू 10, एज ग्रेटर देन 10 लेकिन लेस देन इक्वल्स टू 40, एज ग्रेटर देन 40 एंड रेगुलर कस्टमर और नॉट। ठीक है, उसके नीचे है हमारा एक्शन स्टब, जहाँ पर हमने क्या एक्शन हम ले सकते हैं वो लिखा है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राइट साइड में जो हमारा रूल 1 2 3 4 दिया है, ये हमारा क्या है, कंडीशन एंट्री दी हुई है कि कंडीशन कौन सी ट्रू होनी है, कौन सी फॉल्स है। ठीक है, और इसके नीचे लास्ट में हमारा एक्शन एंट्री है, जहां पर हमने एक्शन के रिगार्डिंग एंट्री दी हुई है। तो पहले सिनेरियो की हम बात कर लेते हैं। हमने कहा जो पेशेंट आएगा उसकी एज लेस देन इक्वल्स टू 10 होगी, अगर यस है तो बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दो, बस एक्शन में आ जाओ। हमने कहा फीस हमें नहीं लेनी है, नो। ठीक है, फीस नहीं लेनी है, डिस्काउंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। फिर हम बात करते हैं रूल 2 की, तो हमने कहा जो पेशेंट आएगा उसकी एज ग्रेटर देन 40 है, वो 40 साल से ज्यादा है। ठीक है, तब क्या करो, हमने कहा कि उसकी जो फीस होगी तब हम लेंगे। ठीक है, लेकिन उसको हम 10% का डिस्काउंट भी देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब बात करते हैं रूल 3 की, जहाँ पर हमने कहा कि वो 10 साल से बड़ा है लेकिन वो 40 साल का या 40 साल से छोटा है, तो 11 से 40 साल के बीच का हुआ, तब क्या करेंगे, तब हमने कहा कि चेक करो कि क्या रेगुलर कस्टमर है या नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए रेगुलर कस्टमर यस लिखा है ना, तो अगर आप रेगुलर कस्टमर भी हैं तो क्या होगा, आपसे फीस तो ली जाएगी लेकिन आपको 5% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रूल 4 की, जहां पर हमने कहा कि एज 10 से ज्यादा है लेकिन 40 से कम या 40 जितनी है, लेकिन आप रेगुलर कस्टमर नहीं है, नो। ठीक है, रेगुलर कस्टमर आप नहीं हो, तब आपसे फीस ली जाएगी और आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो देखिए ये रहा डिसीजन ट्री का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जो कि है डिसीजन टेबल। ये भी आपका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और इसकी हेल्प से असल में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है।